हेलो जेंटलमैन, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब रुकने का, सोचने का, इंतजार करने का टाइम खत्म। क्योंकि मेहनत करने वाले ही विकास करते हैं। सफल वो होते हैं जो प्रयास करते हैं। जीवन को बेहतर बनाओ, सपनों को साकार। ज्ञान ज्योति के साथ। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं ज्ञान ज्योति। ज्ञान ज्योति में लगातार पॉलिटी के प्रश्नों की चर्चा की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम शुरुआत करने वाले हैं संविधान का और उस भाग 5 में भी महत्वपूर्ण वो है राष्ट्रपति से आए हुए सवालों की चर्चा जबरदस्त तरीके से करेंगे, मस्त करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी तरह जोश में होंगे, जोश में होंगे। हम क्लास को आगे की शुरुआत करते हैं और जैसा कि बच्चा आपको मालूम है, हमने ये सीरीज यानी कि पॉलिटी के टाइपों की शुरुआत की थी। तो हम बहुत सारे टॉपिकों को कंप्लीट कर चुके हैं। वो संविधान का निर्माण हो और संविधान का भाग 1 हो या 2 हो या मौलिक अधिकार या जीपीएस मूल कर्तव्य प्रकार से बहुत सारे टॉपिकों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस श्रृंखला को, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की हम बात करेंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाओ और आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है और इस प्रश्न की चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस टॉपिक के संदर्भ में। कहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और वो कौन से आपको पढ़ना अनिवार्य है। हाँ, वो कौन से टॉपिक है। आज हम भाग 5 की बात करने वाले हैं। आज हम 5 यस यस आज हम भाग 5 की बात करने वाले हैं। तो भाग 5 में हमें किन किन टॉपिकों को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आपको जो पहला टॉपिक है वो है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका ये आपका पहला टॉपिक रहेगा। इसके बाद में आपको पढ़ना होगा संसद। जी हाँ, संसद ये आपका दूसरा टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक इसी को ही अपने सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी आपको भाग 5 में पढ़ना होगा। उसके बाद में आपको मालूम है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, वह भी हमें इसी भाग 5 में पढ़ना होगा। अध्यादेश शक्ति, अध्यादेश शक्ति। उसके बाद में हमें फोकस करना होगा सीएजी पर। जी हाँ, सीएजी। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे भाग 5 में। तो भाग 5 में ये 5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिसमें से पहला है संघ की कार्यपालिका, संसद और तीसरा टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट और चौथा अध्यादेश और वहीं हम अंतिम टॉपिक की बात करेंगे सीएजी। तो बच्चा ये आज की हमारी क्लास रहने वाली है और इस टॉपिक में भी सबसे पहले जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है संघ की कार्यपालिका। जी हाँ, यहां से भी आपके एग्जाम में झोली भर भर के प्रश्न आते हैं, सीधे के सीधे प्रश्न आपके यहां से आते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, अब हम संघ की कार्यपालिका के बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है उनकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ यस, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। अब हम इस संघ की कार्यपालिका की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। हम उन महत्वपूर्ण टॉपिकों में से सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारे लिए राष्ट्रपति। यहाँ राष्ट्रपति ये सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। उसके बाद में हमें पढ़ना होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उसके बाद में प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हमें पढ़ना होगा मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद और उसके बाद में नेक्स्ट फाइनली हमें भारत का महान्यायवादी। जी हाँ, महान्यायवादी, महान्यायवादी। तो बच्चा मेरे ये कार्यपालिका के अंदर ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो यहां से हमें चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम शुरुआत करने वाले हैं। इस कार्यपालिका में से सबसे पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रपति महोदय। जी हाँ, शायद आप इनको जानते होंगे, राष्ट्रपति महोदय। पहला टॉपिक हमारा राष्ट्रपति महोदय से रहने वाला है। अब हम इस राष्ट्रपति महोदय में से वो कौन कौन सी बातें हैं
जिन्हें एग्जामिनर जानबूझकर बार बार आपसे पूछने की प्रबल संभावना है। वह उम्मीद करता है कि मैं यहां से, ये पर्टिकुलर क्षेत्र है, यहां से मैं बच्चों से एग्जाम पूछ सकता हूं। अब हम उनकी चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद में जितने भी आपसे राष्ट्रपति के सवाल पूछे गए होंगे, हम उन सभी प्रश्नों की, सभी टॉपिकों की बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। बस एक और मुद्दे पे आते हैं हम, राष्ट्रपति महोदय। जो आप राष्ट्रपति महोदय पढ़ने वाले हैं, जी हाँ, जो आप राष्ट्रपति महोदय पढ़ने वाले हैं, इनमें से वो कौन सी बातें हैं, जी हाँ, उनमें से वो कौन सी बातें हैं जिनको आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात, आपको इसमें आर्टिकल 52, जी हाँ, आपको पढ़ना होगा आर्टिकल 52। ये आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जी हाँ, ये राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख करता है। वहीं हम आर्टिकल 53 की बात करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 53 भी महत्वपूर्ण है। यह बताता है जो संघ में कार्यपालिका है, उस शक्ति का है, वो शक्ति है, वो किसके पास में रहेगी। ये कार्यपालिकाई शक्ति के बारे में बताता है। तो बच्चा, कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, ये आर्टिकल 53 कहता है। वहीं हम आर्टिकल 54 की बात करते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में ये बताता है राष्ट्रपति महोदय का चुनाव कौन करेगा। ऐसा व्यक्ति कौन है जो राष्ट्रपति महोदय को वोट देगा। ये निर्वाचन मंडल की बात करता है। जी हाँ, अनुच्छेद 54, निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 54। और आपको मालूम, वहीं हम आर्टिकल 55 की बात करते हैं, 55 की बात करते हैं। यह बताता है कि राष्ट्रपति महोदय का जो चुनाव है वो किस पद्धति से होगा, किस प्रकार से होगा। क्या उस चुनाव में भारत के लोग भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। क्या आप लोग, हम लोग राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इस बात का उल्लेख ये बताता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो राष्ट्रपति महोदय की योग्यता है, वो योग्यता क्या है। आखिरकार भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किस प्रकार की योग्यताओं की आवश्यकता है, हम उन योग्यताओं के बारे में जानेंगे। जी हाँ, हम उन योग्यताओं के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 56, उसके बाद में आर्टिकल 57 भी हमें पढ़ना है कि भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जी हाँ, कितनी भी बार, जब तक उसको संसद में बहुमत मिलता रहेगा, जब तक विधानमंडल यानी कि विधानसभा के सदस्य उनको वोट देते रहेंगे, तब तक वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। कितनी भी बार कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। फिर हमें देखना होगा जो राष्ट्रपति हैं उनके पास में शपथ कौन दिलाता है। जी हाँ, आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी हमें फोकस करना होगा। ये राष्ट्रपति महोदय की शपथ के बारे में बताता है, किस प्रकार से राष्ट्रपति महोदय की शपथ होगी। जी हाँ, नेक्स्ट वही आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 पे भी हमें चर्चा करना है, क्योंकि बच्चा यही वो आर्टिकल 61 है जो स्पष्ट रूप से कहता है यदि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया गया है तो मेरे बच्चों, ये राष्ट्रपति महोदय किसी राजा, महाराजा, सुल्तान या किसी नवाब के बेटे नहीं है। जो ये गलती करेंगे इनको माफ कर दिया जाएगा। जब जब ये संविधान का उल्लंघन करेंगे तो मेरे बच्चों, इनको इनकी गद्दी से हटाया जा सकता है। जी हाँ, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 61 कहता है। आर्टिकल 61 कहता है हम राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटा सकते हैं, वो है महाभियोग। जी हाँ, वही हमें आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 की भी चर्चा करनी चाहिए। और वही आर्टिकल 1 है 361, 361, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमें जानना होगा जो राष्ट्रपति महोदय हैं इनके पास में किस प्रकार की शक्ति है। जी हाँ, वो राष्ट्रपति महोदय जिसको राष्ट्र का अध्यक्ष माना जाता है, क्या उसके पास में वास्तविक शक्ति है या वो दिखावे की शक्ति है। हम उन सभी शक्तियों की बात करेंगे, चाहे वो कार्यपालिकाई शक्ति हो, चाहे वो कानून बनाने के संदर्भ में किसी प्रकार की शक्ति हो, चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो, वित्तीय आपातकाल हो, जो भी शक्ति हो, सैन्य शक्ति हो, सभी शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। और जो अध्यादेश है ये क्या है, हम इन सभी टॉपिकों की चर्चा इसी क्लास में करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आपको हमारी पृष्ठभूमि, अब हमारा नजरिया आपको मालूम पड़ गया होगा। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, फिर से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसका सटीक और बिल्कुल सही आंसर लगाते हैं। अब बच्चों इंतजार करने हो गया, जो भी हमें बताना था वो हम आपको बता चुके हैं, और नेक्स्ट जो भी हम डिस्कस करेंगे वहां हम आगे करेंगे। तो बच्चा आपकी स्क्रीन पे सबसे
जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला आने वाला है। बस, ये है आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न। देखते हैं में से कितने बच्चे इसका आंसर लगाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? जी हाँ, कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है मंत्री, और तीसरा विकल्प है मंत्रिमंडल, विकल्प है मुख्यमंत्री। इनमें से कौन होगा? तो गणतंत्र है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दूसरी बात, गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश में जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, होता है तो राष्ट्रपति या महारानी के गर्भ से पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति का राष्ट्रपति नहीं बनता है। इस बात का उल्लेख ये करता है। हाँ, भारत का राष्ट्रपति बनाती हैं मतदान की पेटियां। जी हाँ, कोई भी महाराजा का बेटा यहाँ पर बनेगा। एक निश्चित के लिए कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। मेरे बच्चों, ये जो गणतंत्र का शब्द का उल्लेख है, ये भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में है और अधिकतर बच्चे सर ए लगा रहे हैं। इसका आंसर टेबल और टेबल ए होगा। नहीं होगा। तो ये देखो, देख पा रहा है? ओ ये देख पा रहा है? ये देख पा रहा है। ओके, व्हिच वन कलर? दिस वन? दिस वन? ओके। तो बच्चा आंसर केवल और केवल ए होगा। ए इज द राइट आंसर। और अधिकतर बच्चे आंसर ए लगा रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं इसमें? यस, ये दूसरा प्रश्न है। ये कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। किस आधार पर भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? बच्चा, हमने आपको आर्टिकल 53 बताया था और ये स्पष्ट रूप से यह कहता है, आर्टिकल 53 जो संघ की कार्यपालिका है, यानी कि जो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो सीधे स्वयं कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 53 में है। या तो राष्ट्रपति स्वयं उन शक्तियों का प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। आर्टिकल 53 मेरे बच्चा इस बात का उल्लेख करता है। ये संघ की कार्यपालिका की शक्ति हैं, उनके बारे में बताता है। उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं करेगा या किसके आधार पर करेगा? तो ये प्रश्न आर्टिकल 53 से लिया गया है। जी हाँ, ये प्रश्न आर्टिकल 53 से लिया गया है। तो पहला विकल्प दिया गया है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। जी हाँ, जो राष्ट्रपति महोदय हैं अपनी कार्यपालिकाई शक्ति का प्रयोग या तो वो स्वयं कर सकते हैं, सीधे कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री के द्वारा, तीसरा विकल्प है मंत्रिमंडल के द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और मेरे बच्चों, हमने आर्टिकल 53 में आपको पहले बता दिया था जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो उन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करेंगे या अपने अधीनस्थ, जी हाँ, अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। और इस बात का उल्लेख सीधा का सीधा संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 53 में इस बात का उल्लेख किया गया है। तो मेरे बच्चों, निसंकोच आंसर इसमें ए होगा। बगैर सोचे समझे इसका आंसर ए होगा। जी हाँ, आंसर केवल और केवल ए होगा। हालांकि जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं ये मंत्री होते हैं, लेकिन मंत्रियों का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल एक शब्द का प्रयोग किया गया, अधीनस्थ अधिकारी। बहुत सारे बच्चे मंत्रिमंडल लगा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मंत्रियों के द्वारा भी लगा रहे हैं, लेकिन बच्चा आर्टिकल 53 मंत्री जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, मंत्रिमंडल जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, केवल अधीनस्थ अधिकारी। तो आंसर केवल ए होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है भारत का कार्यपालिकाई अध्यक्ष इनमें से कौन है? और ये भी बच्चा आर्टिकल 53 से है। जी हाँ, बड़ा ही आसान प्रश्न है। आर्टिकल 53 ये कहता है, यानी कि भारत का कार्यपालिकाई अध्यक्ष कौन होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति महोदय, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है
विरोधी दल के नेता। और मेरे बच्चों चौथा है भारत सरकार के मुख्य सचिव। ये चौथा विकल्प दिया गया है। तो मेरे बच्चा आंसर केवल केवल एक होगा, वो है महोदय ही होते हैं, होते हैं। हम आपके कार्य नहीं, वो कार्य महोदय भी होंगे, भी होंगे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, यही कार्यपालिका और इसी कार्यपालिका का है मिस्टर महोदय होते हैं। जी हाँ, महोदय ही आंसर होगा। तो आंसर केवल ए होगा, ए इज द राइट। नेक्स्ट से ये प्रश्न भी कार्यपालिकाई शक्तियों के बारे में है। देखो लगातार 3-4 प्रश्न कार्यपालिकाई शक्ति से सीधे के सीधे बने हैं, तो इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए थी। ये कह रहा है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत, जी हाँ, संघ की कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और बच्चा इसका आंसर आपके पास में है, जी हाँ, कोई और नहीं, इसका आंसर केवल सी होगा। सी इज द राइट आंसर। यदि हम आर्टिकल 51 की बात करते हैं तो मेरे बच्चा इसका उल्लेख भाग 4 में है। जी हाँ, ये कहता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा बनाए रखना, ये डीपीएसपी का उल्लेख करता है। तो मेरे बच्चों ये राष्ट्रपति महोदय से संबंधित नहीं है। यदि हम आर्टिकल 52 की बात करते हैं तो ये सिंपल कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये राष्ट्रपति की उपस्थिति को बताता है। और वहीं हम आर्टिकल 54 की बात करते हैं तो ये कहता है आर्टिकल 54 भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन कौन होगा, कौन कौन व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं। जी हाँ, एक कैटेगरी बनाई हुई है, तो ये निर्वाचन मंडल है। तो स्पष्ट रूप से इस प्रश्न का आंसर केवल सी होगा। सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। फिर से ये प्रश्न भी कार्यपालिकाई शक्ति से है और बच्चा इसका भी आंसर केवल ए होगा। जी हाँ, इसका भी आंसर केवल ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ अधिक समझाने लायक नहीं है, केवल इसका आंसर ए होगा। कार्यपालिकाई शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ये प्रश्न आपको दिक्कत दे सकता है। जी हाँ, ये प्रश्न आपको परेशान कर सकता है। यानी कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष या राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा या अप्रत्यक्ष? देखो आपको मालूम है अभी भी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। जी हाँ, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। मान लेते हैं कोई भी मिस्टर पी नाम का व्यक्ति है, वो आपके खेती से चुनाव लड़ रहा है और बच्चा आप इसको वोट डाल सकते हो। आप गए और वोट डालकर इस आदमी को आपने वोट डाला, तो आप में आपने सीधी भागीदारी इस चुनाव में ली थी। आप सीधा गए और आपने वोट डाला, तो इसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष निर्वाचन। लेकिन जब राष्ट्रपति महोदय के चुनाव होते हैं तो आप में से कोई भी एक राष्ट्रपति महोदय को चुनाव में वोट डालने नहीं जाता है। आपको राष्ट्रपति महोदय का वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो बच्चा चुनाव राष्ट्रपति का महोदय का भी होता है, लेकिन जहां पर जनता उस चुनाव में भागीदारी नहीं करती है तो बच्चा हम इसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है जनता, हम लोग, आप लोग जिस चुनाव में भागीदारी करते हैं, जो हम वोट डालने जाते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। और वहीं राष्ट्रपति महोदय की बात करते हैं तो राष्ट्रपति महोदय में आप वोट डालने नहीं जा सकते हैं। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, ये निर्वाचन है। जो राष्ट्रपति महोदय हैं, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, इनका निर्वाचन होता है। जी हाँ, आंसर इसका सी होगा। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि है, जहां पर आप सीधे वोट नहीं डाल सकते हैं। प्रत्यक्ष हमने बताया था जहां पर जनता सीधा किसी भी कैंडिडेट को वोट डाले, उसको हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। नगर पालिका, ग्राम पंचायत, विधायक, सांसद, जितने भी इनके निर्वाचन होते हैं वो सीधे के सीधे जनता के द्वारा होते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहेंगे हम। आगे बच्चा एक और प्रश्न है, ये कह रहा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 4 विकल्प हैं इनमें से। पहला है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, दूसरा एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा, तीसरा अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा और तीसरा है राज्यों की विधान द्वारा।
इनमें से किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो बच्चा हम आपको बताए थे राष्ट्रपति का चुनाव कभी भी चुनाव नहीं होता है। सीधे आप राष्ट्रपति महोदय को वोट नहीं डाल सकते। बिल्कुल गलत होगा। और मेरे बच्चों ये आर्टिकल 55 से आर्टिकल 55 से पूछा गया प्रश्न है। ये आर्टिकल 55 बताता है जो राष्ट्रपति महोदय हैं उन राष्ट्रपति महोदय का चुनाव किस पद्धति से होगा। स्थिति है किस पद्धति से इन राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होगा। तो इसके आंसर केवल बी और सी, जी हाँ बी और सी, ये दोनों इसके विकल्प होंगे, दोनों ही इसके आंसर होंगे। और हमें यकीन है अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। आर्टिकल 55 यदि आपने पढ़ा होगा तो मेरे बच्चों इसका आंसर आप बिल्कुल सही लगाएंगे। इसका आंसर बी और सी है। आगे नेक्स्ट ये कह रहा है भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेश, जी हां केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था वो कौन से थे? इनमें से ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, लेकिन इसके लिए 70वां संविधान संशोधन किया गया था। जी हां बच्चों 70वां संविधान संशोधन किया गया था और उसी संशोधन के माध्यम से इनमें से कोई दो को केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। वो कौन सी थी? पहला है दिल्ली चंडीगढ़, दूसरा है दिल्ली पुदुचेरी, तीसरा है दिल्ली दमन एवं दीव और चौथा है चंडीगढ़ और पुदुचेरी। इनमें से आंसर क्या होगा? बड़ा ही आसान प्रश्न है, बड़ा ही आसान प्रश्न है। जी हाँ इनमें से आंसर क्या होगा? आंसर केवल बी होगा, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी ये दो केंद्र शासित प्रदेश थे जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते थे और भाग लेते हैं, और इसके लिए संविधान में 70वां संविधान संशोधन किया गया था। आप इस बात को नोट करोगे, ये बहुत ही अच्छी बातें थी। मैं सभी बच्चों से इस बात को नोट करने के लिए आग्रह करता हूं कि बच्चा लोग आप इस बात को नोट करोगे। आप इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। जी हां बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चा, एक और प्रश्न ये कह रहा है इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल नहीं है, यानी कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति को वोट डालने का अधिकार नहीं है। चार विकल्प हैं। पहला है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और चौथे की हम बात करते हैं राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। और यह प्रश्न आर्टिकल 54 से आया हुआ है। जी हां आर्टिकल 54, यह प्रश्न आर्टिकल 54 से आया है। आर्टिकल 54 यह कहता है कि राष्ट्रपति महोदय को वोट कौन डाल सकता है, और आपको मालूम है पहला है संसद के निर्वाचित सदस्य। जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं वो बच्चा राष्ट्रपति महोदय को वोट डाल सकते हैं, और आपको मालूम है संसद में लोकसभा और राज्यसभा भी है। लोकसभा और राज्यसभा ये दो सदन हैं, तो इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति महोदय को वोट डाल सकते हैं। ये पहली बात थी। यदि हम राज्यों की बारे में बात करते हैं तो राज्यों में जो विधानसभा है, जी हाँ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये बच्चा ये पहला और दूसरा, ये दो लोग, ये दो सदन, ये दो संस्थाएं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। पहला है संसद के निर्वाचित सदस्य जिसमें से लोकसभा होगा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और वहीं हम राज्यों की जो विधानसभा हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जी हाँ इनके अलावा कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। एक दो और हैं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी, इनके अलावा कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, चाहे वो राज्यों की विधान परिषद हो, चाहे वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए गए हो, चाहे वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए गए हो, या राज्यों में जितनी भी विधान परिषद हैं उन विधान परिषद के कोई भी सदस्य वोट नहीं डालते हैं। और दूसरी बात
ये महत्वपूर्ण थी। ओके, अब ये प्रश्न यहीं से लिया गया है। जी हाँ, ये कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। वेट 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 वेट। जी हाँ, एक और प्रश्न। यस, विच वन? ये वाला। यस यस। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन में सम्मिलित नहीं होते हैं? तो बच्चा, हम आपको बताए थे आंसर केवल डी होगा। राज्यों की विधान, यस, आंसर केवल डी होगा। आंसर केवल डी होगा। यस, आंसर केवल डी होगा। राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ, ये इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। बाकी ये तीनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वहीं हम राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। वहीं हम राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य की बात करते हैं तो बच्चा ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो जो भाग नहीं लेते हैं वो है राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ये भाग नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर केवल डी होगा। इसका आंसर केवल डी होगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? यह भी प्रश्न बड़ा ही आसान है। यह भी प्रश्न आर्टिकल 54 से लिया गया है। तो कौन कौन से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? पहला है राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ये पहला विकल्प है। ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तीसरा है विधानसभाओं के सभी सदस्य। तो यहाँ ये तीनों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। चौथा क्या कहता है? विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के सभी, केवल और केवल डी होगा। क्या ये तीनों एक जगह लिखे हुए हैं? यहाँ पर केवल सभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो आंसर डी है, जहां पर राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, इन तीनों का उल्लेख ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी इज द राइट आंसर। इनमें से आंसर केवल और केवल डी होगा। इनमें से आंसर केवल और केवल डी होगा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। जी हाँ, फिर से ये एक आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं इससे पहले यदि आपने प्रश्नों पर चर्चा की होगी, आंसर लगाए होंगे, फिर भी ये आंसर आपका सही होना चाहिए। तो आपको मालूम है लोकसभा के चुने हुए सदस्य, बिल्कुल राइट। राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी सही है। विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये भी सही है। आंसर केवल और केवल 1 2 3, 1 2 3 आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। तो विकल्प सी इज द राइट आंसर। तो सी आपका आंसर होना चाहिए। ये जो विधान परिषद है, ये जो विधान परिषद है, ये राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये भाग नहीं लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। फिर भी ये एक और आसान प्रश्न है। ये भी आर्टिकल 54 से लिया गया प्रश्न है। केवल राज्यसभा के द्वारा, केवल राज्यसभा राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, केवल राज्यसभा राष्ट्रपति को वोट नहीं डालती है। इसमें लोकसभा भी तो होती है, राज्यों की विधानसभा भी तो होती है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। पहला विकल्प गलत है। केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ये भी विकल्प गलत है। आपको मालूम है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो केवल लोकसभा भाग नहीं लेती है। यस। नेक्स्ट, केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के द्वारा, लोकसभा सदस्यों के द्वारा नहीं। आंसर आएगा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जी हां, आंसर केवल और केवल डी आएगा। डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से है। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति महोदय को वोट देगा, या आप देंगे या ये देंगे, तो ये पूरी पूरी शर्तें हैं। तो आंसर केवल और केवल डी होगा। और जो बच्चे आंसर डी लगा रहे होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं।
भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? ये भी एक आसान प्रश्न है। जी हाँ, ये भी एक आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, संसद के द्वारा। क्या होगा? हो सकता है कि ये प्रश्न आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन बच्चा ये प्रश्न बड़ा ही आसान है। इसका आंसर केवल डी होगा, जहां पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। जी हाँ, संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। जी हाँ, हो सकता है ये प्रश्न आपको चुनौती दे, हो सकता है ये प्रश्न आपको भयभीत करे, लेकिन बच्चा यदि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो इसका आंसर आपके पास में होगा। मैं 4 विकल्पों को पढ़ रहा हूं पहले, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं है। पहला विकल्प है वह स्वयं एक प्रत्याशी हो। जी हाँ, ये कह रहा है वह स्वयं एक प्रत्याशी हो। दूसरा, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। तीसरा है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का हो, या वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का हो। तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति को निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है। कौन है? यदि बच्चा हम विधानमंडल की बात करते हैं तो विधानमंडल में कहीं कहीं पर 2 सदन है। यहाँ बेटा बच्चा रुक, बेट 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 बेट। यदि हम राज्यों की विधानमंडल की बात करते हैं तो राज्यों की विधानमंडल में कहीं कहीं पर 2 सदन हैं। जो पहला सदन है उसको बोलते हैं विधानसभा। यहाँ विधानसभा, जो पहला सदन है उसको बोलते हैं विधानसभा। जो दूसरा है उसको बोलते हैं विधान परिषद। विधान परिषद ये हर जगह नहीं है। यहाँ ये हर जगह नहीं है, इसको बोलते हैं हम निम्न सदन। निम्न सदन, इसको बोलते हैं हम निम्न सदन, और इसको बोलते हैं हम उच्च सदन। उच्च, इसको बोलते हैं हम उच्च सदन। तो मेरे बच्चा हम आपको बताए थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एमएलए कोई भी हो, जो निर्वाचित होगा वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है। ये विधानसभाओं के बारे में था। यहाँ वही हम विधान परिषद, जी हाँ, यदि हम विधान परिषद की बात करते हैं तो बच्चा विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, क्योंकि उच्च सदन का मतलब होता है विधान परिषद। तो यहां पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ये वाला प्रश्न, ये वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का हो, यानी कि विधान परिषद। यहां पे आपको सीधा का सीधा विधान परिषद नहीं लिखा है, थोड़ा घुमाने के लिए, थोड़ा आपको तंग करने के लिए, आपको जानबूझकर फेल कराने के लिए ये उच्च सदन लगा है। और उच्च सदन का ये मतलब होता है विधान परिषद। विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। जी हाँ, आंसर केवल और केवल सी होगा। सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम एक और प्रश्न के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3, ये राष्ट्रपति महोदय की योग्यता के बारे में बताता है। जी हाँ, यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके पास में किस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए, या उसके पास में डिग्री की आवश्यकता है या नहीं है, योग्यताओं के बारे में बताता है। तो चलो, मैं भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहली शर्त होगी वह 30 वर्ष का हो। उससे भी पहली शर्त है वह भारत का नागरिक हो। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त, उसकी उम्र 35 वर्ष की हो गई हो। तीसरी शर्त, वह संसद या विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये उसकी तीसरी शर्त थी। और चौथी शर्त, वह लाभ के पद पर आसीन ना हो। ये शर्त है किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए, ये प्रमुख शर्त है। अब ये क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? नहीं है। जी हाँ, क्या आवश्यक नहीं है। पहला विकल्प है उसकी उम्र 30 वर्ष की हो। जी हाँ, उसकी उम्र 35 वर्ष की हो, वह व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। तीसरी बात, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो।
और चौथी बात देश का नागरिक हो, देश का नागरिक हो। इसका आंसर क्या होगा? मुझे मालूम है अधिकतर बच्चे इसमें जरूर कंफ्यूज होंगे। और मेरे बच्चा, मेरे लाल, हमने बताया था राष्ट्रपति के योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। यहाँ पे किसी भी पढ़ाई लिखाई की बात नहीं की गई है। यदि व्यक्ति अनपढ़ होगा तो वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अंगूठा छाप भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। पढ़ने लिखने की योग्यता नहीं है उसमें, वो बात अलग। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन मस्ट है। यदि आप का निर्वाचन लड़ते हैं, यदि राष्ट्रपति के लिए योग्यता से पूछना चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। यदि आप अंगूठा छाप भी होंगे तो भी आप योग्य हैं, बनने के लिए योग्य हैं। तो आंसर होगा होगा तो जैसी योग्यता संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में इस बार एक संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। आंसर भी होगा। इस बी का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ये बच्चा, ये भी प्रश्न भारत के राष्ट्रपति यानी कि उनकी योग्यताओं से है। कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, उसकी योग्यता क्या होगी? अभी अभी, जी हाँ, अभी अभी इसकी हम चर्चा किए थे। एक जबरदस्त तरीका से हम चर्चा किए थे। उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, योग्यता बता रहा है। ये हकीकत है या गलत है? दूसरा कह रहा है उसे उम्र पूरी होनी चाहिए। जी हाँ, ये दूसरा विकल्प। और वही तीसरा, उसे संसद का निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। जी हाँ, वह संसद या विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इनमें से आपका आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा? बड़ा ही आपको बोझिला लग रहा है। सब लोग बच्चे बिल्कुल सभी सही लगा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन बच्चा सभी सही नहीं है। बच्चे बहुत ही भ्रमित हो गए हैं। पहली बात हम आपको बताए थे वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यह शर्त नहीं है कि कोई व्यक्ति भारत में ही जन्मा हो, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, ये पहली शर्त बिल्कुल नहीं है। और इसी शर्त को आप अलग कर दोगे तो आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी भी नहीं होगा और आंसर डी भी नहीं होगा। इसका आंसर केवल और केवल बी होगा, यानी कि उसको 35 वर्ष होनी चाहिए थी। तो ये दोनों विकल्प गलत हैं। भारत का नागरिक अलग होता है और भारत में जन्मा नागरिक अलग होता है। संविधान में केवल भारत का नागरिक होगा उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होगी? वो भारत भारत का नागरिक हो। राज्यपाल की योग्यता क्या होगी? भारत का नागरिक हो। योग्यता क्या होगी? नागरिक हो। लेकिन कहीं नहीं पढ़ा हुआ आपने वो भारत में जन्मा नागरिक हो। भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर इन पदों पर इसका आंसर होगा कि बच्चा, ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन, जी हां, पुनर्निर्वाचन योग्यता से संबंधित है? यदि हम आर्टिकल 52 की बात करते हैं तो बच्चा ये हम आपको समझाए थे। वो आर्टिकल 52 ही है जो बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 52 कहता है मेरे लाडलो। वहीं हम आर्टिकल 54 की बात करते हैं, इस पर तो हमने बहुत सारे प्रश्न हल किए हैं। तो ये निर्वाचन मंडल से संबंधित है। कौन व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति को वोट डाल सकता है ये बताता है, तो ये भी नहीं है। वही हम आर्टिकल 55 की बात करते हैं, महोदय का चुनाव किस पद्धति से होगा, राष्ट्रपति महोदय का चुनाव किस प्रक्रिया से होगा, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 55 कहता है। जी हाँ, आर्टिकल 57 ही है, आर्टिकल 57 ही है जो कहता है कोई भी व्यक्ति कोई भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। या लेकिन उसके लिए निर्धारित टाइम होगा, निश्चित समय होगा उसके लिए। यह भी सत्य है राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बन सकता है यदि जनता उसको लाइक करे, यदि संसद चाहे।
लेकिन वंश के आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं होगा। भारत का राष्ट्रपति बनाती हैं मतदान की पेटियां। किसी भी रानी या महारानी के गर्भ से पैदा होने वाला राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इस बात का उल्लेख संविधान में है। बच्चा ये होगा, इसका आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। ये बढ़ते हैं, और भी क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी हाँ, ये कह रहा है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। ये 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। आपको मालूम है राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल 5 होता है। वे 5 कब तक रहेंगे? ये भी प्रश्न बड़ा ही है, बड़ा ही कम तो है, कौन लगाता है? निर्वाचन की तारीख है संसद द्वारा पर आसीन रहेगा। वहीं ये कह रहा है आयोग द्वारा जो भी तारीख घोषित की गई है उससे आगामी 5 वर्ष तक, आने वाले 5 वर्ष तक वह अपने पद पर आसीन रहेगा। क्या इसका आंसर सी होगा? जी हाँ, केवल और केवल सी होगा। जब राष्ट्रपति महोदय जिस तारीख को अपने पद पर आसीन हुआ है, अपने पद पर बाद तक उसका बना रहता है, तो इसका आंसर होगा। जी हाँ, उसका आंसर केवल सी होगा। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये कह रहा है भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये भी बड़ा ही आसान प्रश्न है, एक प्रकार का ये हलवा है। यदि अच्छे से पढ़ा होगा मेरे बच्चों, यदि आपने एलकेजी, यूकेजी, 5th क्लास अच्छे से पढ़े होंगे तो मेरे बच्चों आंसर आपके पास में है। राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति महोदय को। जी हाँ, आंसर होगा। ये आसान प्रश्न था। वहीं राष्ट्रपति किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति को। आगे, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ, आर्टिकल 61। जी हाँ, महाभियोग, आर्टिकल 61। देखो, राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। जब जब राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाएगा तो मेरे बच्चों, मेरे लाल, राष्ट्रपति महोदय कोई भगवान नहीं है। जब जब वो संविधान का अपमान करेंगे, जब वो संविधान का उल्लंघन करेंगे तो माफ राष्ट्रपति महोदय को भी नहीं किया जाएगा और उनको उनके पद से हटाया जाएगा। और ये हटाने का काम आपको मालूम है संसद के द्वारा किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इनको हटाने का काम किया जाता है और इसी हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम महाभियोग। जी हाँ, इसी हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग और इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है। इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है। तो किसके द्वारा इनको इनके पद से हटाया जा सकता है? पहला है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। कभी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री कभी भी राष्ट्रपति महोदय को हटा नहीं सकते हैं, ये पहली बात थी। वही हम लोकसभा के द्वारा, केवल अकेली लोकसभा राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती है। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, इस आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय को हटाएंगे नहीं सर, ये एक संवैधानिक पद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति महोदय को नहीं हटा सकते हैं। वही हम आंसर डी होगा, संसद के द्वारा। जी हाँ, संसद के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को हटाया जा सकता है और हटाने का क्या आधार था वो हम आपको बता चुके हैं और इसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है। इसी को ये महाभियोग बोलते हैं। आगे बचा, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व ही उसको पद से हटाया जा सकता है। कहने का मतलब है, मान लेते हैं 5 वर्ष के लिए कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बना और जनाब वो उसने 2 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, 2 वर्ष के बाद में उसने संविधान का उल्लंघन किया है, उसने संविधान का अपमान किया है, तो संसद चाहे तो इनको हटा सकती है। जी हाँ, तो इसी बात का इसमें उल्लेख है।
अपने 5 साल से पूर्व भी उनको हटा सकते हैं। तो हटाने की शक्ति किसके पास में है? कौन कौन उनको हटा सकता है? क्या विधि है? पहला है सत्ताधारी राजनीतिक दलों के द्वारा। नहीं, सत्ताधारी राजनीतिक दलों के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को नहीं हटा सकते हैं। वहीं हम प्रधानमंत्री, ये भी नहीं है। जी हाँ, महाभियोग आर्टिकल 61। जी हाँ, आर्टिकल 61 में इसका सीधा का सीधा उल्लेख है, महाभियोग। एक और प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बताए थे मेरे लाल, बताए थे आर्टिकल 71। आर्टिकल 71, जी हाँ, इसका आंसर केवल 61, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61, इसका आंसर केवल और केवल डी होगा। जी हाँ, यही इसका आंसर डी होगा। एक और प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? संसद का कौन सा सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा में से कौन ये कह सकता है कि भाई साहब, राष्ट्रपति महोदय, आपने देश के संविधान का उल्लंघन किया है, आपने देश के संविधान का पालन नहीं किया है, हम आपको हटा सकते हैं, हम आपको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। ये किस सदन में हो सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो। जी हाँ, संसद के किसी भी सदन के द्वारा। आंसर केवल और केवल सी होगा। केवल, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, यानी कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के इनमें से निम्नलिखित में से, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? जी हाँ, कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के जो महाभियोग है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है? तो आर्टिकल 61, केवल सी इसका आंसर होगा। आगे, इनमें से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसको है? प्रश्न बड़ा ही आसान है। जी हाँ, ये प्रश्न बड़ा ही आसान है, बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है। तो किसके पास में आपको अधिकार? संसद के दोनों सदनों को। आंसर केवल और केवल ए होगा। इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग, जी हाँ, किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? विकल्प है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नहीं, आपके पास में होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नहीं, के द्वारा। जी हाँ, दोनों सदनों के द्वारा। यदि आपको आर्टिकल 61 के बारे में मालूम है, तो प्रश्न किसी प्रकार से आया है, घुमा फिरा क्या है, तो बच्चा आंसर आप निकाल लोगे। आप आंसर के पास में होगा, के पास में होगा। नेक्स्ट, देखो होता क्या है, मान लेते हैं राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का उल्लंघन कर दिया है। अब संविधान का उल्लंघन कर दिया है, लोकसभा या राज्यसभा, इनमें से कोई भी सदन राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव ला सकता है, कोई भी। मान लेते हैं लोकसभा ने राष्ट्रपति जी को हटाने का एक प्रस्ताव पारित किया है, और उस पर चर्चा करने से पहले 14 दिन पहले, 14 डेज पहले आपको राष्ट्रपति महोदय को सूचित करना है कि भाई साहब, जनाब राष्ट्रपति महोदय जी, आपने संविधान का उल्लंघन किया था, इस आधार पर हम लोकसभा में आपको हटाने का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। तो ये जानकारी राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पहले, 14 डेज पहले आपको देना अनिवार्य है। यानी कि जो सदन राष्ट्रपति महोदय को हटाना चाहता है, तो हटाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को नोटिस देना अनिवार्य है, यानी कि 14 डेज। इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। ये कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम, जी हां, कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो आंसर 14 डेज होगा। जी हां, आंसर 14 डेज होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का भाग तो है, परंतु उसे महाभियोग में
शामिल नहीं किया जा सकता है। आपको मालूम है ये कह रहा है आसान भाषा में इनमें से कौन सा मंडल ऐसे इनमें से कौन सा वो है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने की बात चलती है तो मेरे बच्चों उसमें वह भाग नहीं लेता है, उसमें वह भाग नहीं लेता है। तो हम आपको बताए थे 3 थे जिसमें से संसद, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तो मेरे बच्चों संसद के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधानसभाओं के सदस्य कोई भी भाग नहीं लेता है। विधानमंडल से कोई भी भाग नहीं लेता है, विधानसभा से कोई भाग नहीं लेता है, विधानमंडल से कोई भाग नहीं लेता है। कौन भाग नहीं लेता है? लोकसभा ये भाग लेती है, ये इसका आंसर नहीं होगा। राज्यसभा ये भी भाग लेती है, ये भी इसका आंसर नहीं है। वहीं हम राज्यों की विधान परिषद, ये तो भाई साहब राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग नहीं लेती है, इसको तो राष्ट्रपति के चुनाव से भी बाहर किया गया है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर केवल डी आएगा। जी हाँ, ये राज्यों की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं, ये राष्ट्रपति महोदय को वोट डालती हैं, लेकिन बच्चा जब जब राष्ट्रपति को हटाया जाएगा इनकी कुछ भी भूमिका नहीं रहेगी, इनका किसी भी प्रकार का योगदान नहीं रहेगा जब जब ये राष्ट्रपति महोदय को हटाएंगे। क्लियर बच्चा? आगे क्वेश्चन नंबर 30, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? सिंपल प्रश्न है। राष्ट्रपति के बाद कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भाई, पिता की मृत्यु के बाद में संपत्ति का वारिस कौन होता है? उसका बेटा। सिंपल सी बात है बच्चा, केवल सी होगा। नेक्स्ट, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, जी हाँ, और कोई उपराष्ट्रपति ना हो। अभी हमने पढ़ा था जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाएगा, ही हमने पढ़ा था। अब ये प्रश्न कह रहा है यदि राष्ट्रपति नहीं है और उसके बाद में उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन व्यक्ति भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है? अब ये कहानी थोड़ी सी बोझिली हो गई। इससे पहले राष्ट्रपति महोदय नहीं थे तो कार्यभार उपराष्ट्रपति महोदय ने संभाला था। अब ये कह रहा है राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अब जो राष्ट्रपति का कार्यभार है कुछ समय के लिए कौन संभालेगा? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा का उपसभापति? नहीं, झूठ बोल रहा है। भारत का महान्यायवादी, इसे तो कभी भी हटा सकते हैं, ये भी नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष? नहीं। आंसर केवल और केवल डी होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ, जब राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनका अहम योगदान रहेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। आगे, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय पर बिंदु पर खाली हो जाए तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर इनमें से कौन धारण करेगा? प्रश्न वही है, प्रश्न बड़ा ही समान है। राष्ट्रपति महोदय भी नहीं है, उपराष्ट्रपति महोदय भी नहीं है, तो कुछ समय के लिए कौन भारत का राष्ट्रपति बनेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कहां पर है वो? जी हाँ, आंसर इसका बी होगा, आंसर बी होगा। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। जी हाँ, ये अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास में है, जब चाहें तो वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्या राष्ट्रपति स्वयं करेंगे? आंसर आएगा नहीं करेंगे, वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, मंत्री परिषद की सिफारिश पर ऐसा करेंगे। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? प्रधानमंत्री के भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, यानी कि मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर नहीं, इनका कोई रोल नहीं है। लोकसभा की अनुशंसा पर यह भी नहीं है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। जी हाँ, आंसर केवल सी होगा इसका, सी इज द राइट आंसर।
भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। वही आंसर बच्चा डी। यहाँ मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। वो केवल आंसर केवल और केवल डी आएगा, मंत्रिपरिषद। आगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? यहाँ संयुक्त बैठक का मतलब होता है, आपको मालूम है, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की अलग बैठक होती है और वहीं राज्यसभा की अलग बैठक होती है। जब कानून बनाने में दोनों सदनों की असहमति हो, कानून बनाने में इन दोनों सदनों की असहमति हो, तो उस आधार पर राष्ट्रपति महोदय इन दोनों बैठकों को संयुक्त बुलाते हैं। इन दोनों लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बुलाते हैं, उसी को हम संयुक्त अधिवेशन बोलते हैं, उसी को हम संयुक्त बैठक बोलते हैं। क्लियर? तो इसी को हम संयुक्त बैठक बोलते हैं। तो ये किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो आंसर केवल राष्ट्रपति महोदय आएगा, आंसर केवल ए होगा। ए इज द राइट आंसर। आगे, यस, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन इनमें से किसके द्वारा बुलाया जाता है? आंसर फिर से ए होगा, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर स्वीकृति रोक सकते हैं? जी हाँ, तो इसका आंसर केवल 111 है, आर्टिकल 111 ही इसका आंसर होगा। जो भी विधेयक आते हैं उन विधेयकों पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, आर्टिकल 111। आगे, इनमें से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? कौन से विषय हैं? पहला, राजदूतों की नियुक्ति करना। ये मंत्रिपरिषद बताते हैं कि राष्ट्रपति महोदय आपको राजदूतों का नियुक्ति करनी है आपको। तो होता क्या है कि आर्टिकल 53 ही कहता है कि जो भी शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ये कह रहा है प्रश्न, इनमें से कौन सा काम मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नहीं करेगा? पहला करेगा इनकी नियुक्ति करना, ये सत्य है। दूसरा, राज्यपाल को विधेयक पर स्वीकृति देना या ना देना, ये भी इसी की सिफारिश पर भी, यानी कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ये काम करेगा। वहीं लोकसभा को भंग करना, जी हाँ, इसका आंसर केवल और केवल बी होगा। जो भी विधेयक आते हैं उन विधेयक पर स्वीकृति देना और ना देना, ये मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर काम नहीं करता है। यहाँ जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों पर स्वीकृति देना या ना देना, ये मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नहीं किया जाता है। ओके बच्चा? यस, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? देखो, आर्टिकल 123 अध्यादेश के बारे में बताता है। ये कहता है, आपको मालूम है विधि बनाने का काम संसद का है, लेकिन जब संसद सदन में ना हो, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाया जा रहा हो, तो राष्ट्रपति उस समय अध्यादेश जारी करते हैं और अध्यादेश का उल्लेख आर्टिकल 123 में है। तो वो कानून राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। जब वो कानून बन जाता है तो उसको पारित करने के लिए, फाइनली मोहर लगाने के लिए संसद की सहमति अनिवार्य है। यदि संसद उसको सहमति दे दे तो वो बिल कानून बन जाता है, यदि उसको अस्वीकार कर दे तो वो कानून नहीं बनता है। उस समय के लिए ये लगातार विवादों में रहा है, आर्टिकल 123 लगातार विवादों में रहा है। ये राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति से संबंधित है, तो इसका आंसर केवल और केवल सी होगा। आगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति है? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 तो समय वो कितने समय तक मान्य रहेगा? 6 सप्ताह। जी हाँ, 6 सप्ताह। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है इनमें से नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? जी हाँ, की जाती है। पहला है वित्त आयोग, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और संघ एवं राज्य के मुख्यमंत्री। तो आपको मालूम है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है।
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर केवल और केवल 1 और 2 बी होगा। जी हां, बी इसका आंसर होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगे बच्चा, इनमें से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? जी हां, क्योंकि आपको मालूम है नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। पहला है भारत का महान्यायवादी, ये एक प्रकार का भारत सरकार का वकील है। जी हां, नाम बड़ा खतरनाक है, महान्यायवादी। और आपको मालूम है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। दूसरी बात, ये जी इसकी भी नियुक्ति की जाती है। और वहीं राज्य के राज्यपाल की बात करते हैं, ये तीनों आंसर बिल्कुल सही आएंगे। राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा भारत के न्यायाधीश यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, सीएजी की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये लगभग बहुत सारे प्रश्न हमने एक ही घंटे में कंप्लीट किए हैं। जी हां, जी हां। अब नेक्स्ट, इनमें से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है? आपको मालूम है जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। जी हाँ, यदि हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, इनकी नियुक्ति करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी भी नियुक्ति करते हैं। आंसर केवल ए होगा, आंसर केवल ए होगा। तो बच्चों, ये राष्ट्रपति से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनकी हमने बहुत ही कम समय में चर्चा की है। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, एक और नए जुनून में। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और दूसरी बात, यदि हमें इसमें कुछ बदलाव करना है तो बच्चा आप कमेंट के माध्यम से आप हमें कमेंट कर सकते हैं और जो भी बदलाव हमें उचित लगेगा हम वो बदलाव बिल्कुल निष्पक्ष करेंगे। और इसमें और क्या सुधारा जाए ये भी आप हमें बताना। और बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो, हमारी क्लास अच्छी लगी है, पसंद है, तो बच्चा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। तो ओके गाइस, कल हम फिर मिलते हैं एक जोश के साथ में, एक जुनून के साथ में। ओके गाइस, की मुलाकात बस इतनी, बातें चाहे जितनी, यू अगेन टुमारो, सेम टाइम, मूड, सेम प्लेस, सिया चाह। मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।